कई भयंकर हादसे ऐसे होते हैं जो हमारी सोच और समझ दोनों को बंद करके रख देते हैं। आज का जो किस्सा है वो इसी तरह का है, जिसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है, लेकिन उसे अपनी आंखों से देखी हुई बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये हारी हुई जंग में लड़ने वाली एक महान बहन की गाथा है, जिसने खूंखार जिन से टक्कर लेने की ठान ली थी। उसी रोंगटे खड़े कर देने वाले इतिहास की दर्दनाक गवाही आज आप सुनेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये साल 1980 में गुजरात के एक गांव का किस्सा है। वहाँ पर ना एक फैमिली रहती थी, जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनकी 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम पारुल था, इसकी उम्र 18 साल की थी। छोटी बेटी का नाम शीतल था, इसकी उम्र 16 साल की थी। ये जो दोनों बहनें थी ना, आपस में बहुत प्यार से रहती थी, एक दूसरे की बहुत ही अच्छी फ्रेंड्स थी। कहीं भी आती जाती थी ना, साथ में ही आती जाती थी, एक दूसरे का बहुत ही ज्यादा केयर करती थी। अब एक बार ना इनके रिश्तेदारी में एक शादी आती है। ये जो पूरा परिवार है, बाजू के गांव में वो शादी होती है। उस शादी को अटेंड करने के लिए कुछ दिन के लिए वहां पर जाता है। शादी अच्छे से अटेंड करते हैं। फाइनली ये लोग अपने घर पर आ जाते हैं। जिस दिन ये लोग अपने घर पर आते हैं ना, तो शीतल रात के वक्त देखती है कि जो पारुल है ना, वो खिड़की के पास किसी से हंस कर बातें कर रही है। लेकिन किससे बात कर रही है ये तो शीतल को नजर नहीं आता है। शीतल सोचती है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी रात ज्यादा हो गई है, मुझे नींद भी बहुत आ रही है, मैं थक भी बहुत गई हूँ, क्योंकि अभी शादी से आई है, उसको थकावट भी बहुत ज्यादा हुई होती है। तो वो सोचती है मैं फाइनली इससे ना सुबह बात करूंगी। ये किससे बात कर रही थी? अब जैसे सुबह होती है ना, तो शीतल जो है वो पारुल को पूछती है कि तू रात को किससे बात कर रही थी खिड़की के पास खड़े होके? तो पारुल बोलती मैं तो किसी से बात नहीं कर रही थी। तो शीतल बोलती ऐसे कैसे नहीं बात कर रही थी, मैंने यार अपनी आंखों से देखा है। तो पारुल बोलती तूने ना कोई सपना देखा होगा, तुझे ऐसा लगा कि हाँ तूने सच में किसी को देखा है। ऐसा नहीं हो सकता, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, मैं तो खुद बहुत थक गई थी, इसीलिए मैं सो रही थी। तो शीतल को लगता हो सकता है यार मेरा सपना हो, ये इस बात को लेट गो करती है। अब ना फिर से दूसरी रात जब आती है, अचानक से फिर से शीतल की आंख खुलती है और वो देखती है कि पारुल अपने चारपाई पर नहीं सो रही है। वो कहाँ है उसको समझ में नहीं आता। वो मन ही मन में सोचती है कि हो सकता है ये बाथरूम वगैरह गई हो, ये भी तो हो सकता है ना। अब ना ये इतना सोच ही रही होती है, तो ये देखती है जो पारुल है ना, वो सीढ़ियों से नीचे उतरती है और आराम से ना अपने पलंग पर आके लेट जाती है। शीतल उसको पूछती है कि इतनी रात को तू टेरेस पर क्या कर रही थी? लेकिन जो पारुल है ना, कोई रिप्लाई नहीं कर रही है। वो ऐसा रिएक्ट कर रही है जैसे उसने उसकी बात सुनी ही नहीं है। वो आराम से पलटी मारती है और सो जाती है। अब शीतल को थोड़ा अजीब लगता है, ये कुछ अजीब ही बिहेव कर रही है, ये मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही है। फिर भी वो सोचती है कोई बात नहीं है, मैं सुबह इसको पूछती हूँ। जैसी सुबह होती है, शीतल फिर से पारुल को पूछती है भाई तू रात को टेरेस पर क्या कर रही थी, अकेली टेरेस पर? तू तो इतनी डरपोक लड़की है, तू तो कभी टेरेस पर जाती ही नहीं है, अचानक से तू रात के 3 बजे टेरेस पर कर क्या रही थी? तो पारुल ना हंसती है, बोलती है मैं 3 बजे टेरेस पर क्या करूंगी? तुझे तो यार पता है मैं कितनी डरती हूँ, तेरे बिना मैं कहीं आती जाती नहीं हूँ, तो मैं अकेली टेरेस पर कैसे जा सकती हूँ? क्या मजाक कर रही है? तो शीतल बोलती मैं सच बोल रही हूँ। तो पारुल बोलती यार तू आजकल ना बहुत मजाक करती है, अजीब अजीब से मेरे बारे में सपने देखती है, ये सब सपने देख रहे ना तो बंद कर दे। अब शीतल को अजीब लगता है, वो सोचती है कि जरूर पारुल मेरे से कोई बात छुपा रही है। इस बात का ना मुझे पता लगाना पड़ेगा कि ऐसा क्या बात है, कौन सी बात है जो पारुल मेरे से छुपा रही है। आज मैं क्या करूंगी, सोने की एक्टिंग करूंगी और पूरा सच का पता लगा के रहूंगी ये लड़की करती क्या है। अब ऐसा ही होता है, रात का वक्त होता है, जो शीतल है ना जानबूझकर सोने की एक्टिंग कर रही है। जैसे रात के 3 बजते हैं ना, तो पारुल क्या करती है, आराम से अपने पलंग से उठती है और सीढ़ियों पर चढ़ना स्टार्ट कर देती है। शीतल उसको पूछती भी है इतनी रात को तू कहाँ जा रही है? तू क्या कर रही है, सीढ़ियों के ऊपर क्या कर रही है, तू किधर जा रही है? लेकिन जो पारुल है ना, ऐसा रिएक्ट कर रही है जैसे उसने शीतल की आवाज़ सुनी ही नहीं है, उसके कानों में शीतल की आवाज़ गई नहीं है। वो आराम से सीढ़ियों पर जाती है, टेरेस पर जाती है। जब ना उसका पीछा करते हुए, मतलब पारुल का पीछा करते हुए शीतल टेरेस पर आती है ना, तो वो अपनी आंखों से पारुल को देखकर दंग रह जाती है। उसके पैरों के तले तो मानो जमीन फट गई है। वो फटाफट नीचे उतरती है, अपने मम्मी डैडी को बुलाती है और टेरेस के ऊपर
पर लेकर आती है। उसके जो मम्मी डैडी है ना वो पारुल की हालत देखकर एकदम चौंक जाते हैं। उनके पैरों के तले भी जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जो पारुल होती है ना इस अवस्था में होती है जैसे उसके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है। अब ना शीतल और उसकी जो मम्मी है वो फटाफट पारुल के ऊपर कपड़ा उड़ाते हैं और उसको बोलते हैं, पारुल 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 तो ठीक है। पारुल को रिएक्ट ही नहीं कर रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो की बेहोशी की हालत में है। उसको फटाफट उठाकर ऐसे ऐसे मारते हैं। जब उसके मुंह पर काफी सारे थप्पड़ मारे गए ना तो वो ऐसे अजीब सा चौंक के उठी, जैसे कोई बेहोशी से नहीं निकलता है, जैसे किसी बंदे की सुध बुध कोई खो गई है या किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया है, वैसा वो रिएक्ट करती है। और उसके मम्मी डैडी पूछते हैं, तो ठीक है तो ठीक है। वो ना अब फट से रोना स्टार्ट कर देती है। रोते रोते वो बोलती है, मम्मी मेरे को ना शरीर में अजीब सा पेन हो रहा है। उसकी मम्मी उसको सारी बात बताती है। वो ना अपनी मम्मी के गले और ज्यादा टाइट पकड़कर जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देती है। वो अपनी मम्मी को बताती है कि मम्मी कई दिन से ना मेरे प्राइवेट पार्ट में भी दर्द हो रहा था, लेकिन मैं शर्म के मारे आपको बता ही नहीं पाई कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। उसके मम्मी डैडी उसके शरीर पर देखते हैं ना, उसके शरीर पर बहुत सारे ऐसे निशान थे जैसे किसी ने दांतों से उसको काटा हो। ऐसे अजीब अजीब से उसके बहुत सारे बदन पर निशान थे। अब इसके मम्मी डैडी समझ जाते हैं कि हमारी बेटी के ऊपर किसी जिन या भूत प्रेत का कब्जा है। जैसे सुबह होती है ना वो मौलवी के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। मौलवी जब घर पर आता है ना वो पारुल को देखता है, वो समझ जाता है कि इसके ऊपर बहुत ही प्राचीन जिन का वास है। वो बोलता है कि ये मेरे बस का नहीं है, मैं इसको नहीं निकाल सकता हूँ। आपको ना ऐसा करना पड़ेगा, इसको दरगाह में लेकर जाना पड़ेगा। जो बड़ा मौलवी है वही इसको निकाल सकता है। अब पारुल क्या करती है, अपने आप को ना रूम में बंद कर लेती है। जो मौलवी होता है और पारुल के फादर होते हैं ना बहुत मुश्किल से दरवाजा खुलवाते हैं और फाइनली पारुल को लेकर जाते हैं मस्जिद के अंदर। जब मस्जिद के अंदर ये दाखिल होती है ना तो और ज्यादा भयंकर चीखें मारने स्टार्ट कर देती है, अपना जोर जोर से सर घुमाना स्टार्ट कर देती है और मस्जिद से बाहर भागना स्टार्ट कर देती है। मस्जिद के 7-8 लोग इसको पकड़ कर लाते हैं। सब लोगों ने क्या किया, इसको रस्सी से बांधा और फाइनली बड़े मौलवी के आगे बिठा दिया। जब मौलवी इसको देखता है ना तो इसके अंदर जो भी भूत प्रेत आया हुआ होता है उसको स्ट्रेट पूछता है, तू कौन है और इसके शरीर में क्यों आया है। कुछ टाइम तो ये कोई रिएक्ट ही नहीं कर रही है, एकदम शुद्ध बुद्ध खोकर ऐसे आराम से बैठी हुई है। फाइनली जो मौलवी है ना कुछ झाड़ फूक करना स्टार्ट कर देता है। ये अपना जोर जोर से ना सर घुमाना स्टार्ट कर देती है, ऐसा गोल 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 सर घुमाती जा रही है, घुमाती जा रही है, हंसती जा रही है और बोलती है कि मैं ना इसके अंदर इसके शरीर में तब से आया हूँ जब से ये लोग शादी अटेंड करने के लिए गए थे। इसने ना अपने ऊपर मस्त बहुत ही प्यारा खुशबू वाला इत्र डाला हुआ था। उस इत्र की जो खुशबू थी ना मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे ये देखने में लड़की बहुत प्यारी लगी। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं इससे शादी करूँगा। इसीलिए मैं डेली डेली आता था, इसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। अब जो मौलवी है वो बोलता है कि देख ये लड़की तेरी नहीं है, तू अलग दुनिया से, ये अलग दुनिया से, तू इसके शरीर में से निकल जा। वो जो जिन है ना बोलता है मैं नहीं निकलूंगा। तो मौलवी बोलता है नहीं तुझे इसके शरीर में से निकलना पड़ेगा, ये तेरी नहीं है। अब जो मौलवी है ना वो कंटिन्यू झाड़ फूक करता जा रहा है। फाइनली जो जिन है ना इसके अंदर से निकलता है और गुस्से में बोलता है, ये मेरी है, ये मेरी है। ऐसा जोर जोर से चीखना स्टार्ट कर देता है। वो जो जिन है ना देखने में बहुत ही डरावना जिन है, लेकिन जो शीतल है ना वो डरती नहीं है। शीतल भी क्या करती है, इस जिन को गंदी गंदी गालियां देना स्टार्ट कर देती है। बोलती है निकल निकल मेरी बहन के अंदर से, ये मेरी बहन है, ये तेरी नहीं है, ये तेरी बीबी नहीं है। कुत्ते को मेरे दुनिया भर की गंदी गंदी गालियां देती है और बोलती है मेरी बहन के पास फटकना भी नहीं है, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगी। वो जो मौलवी है ना वो शीतल को शांत करवाता है। काफी दिन पारुल के ऊपर झाड़ फूक किया जाता है और फाइनली इस जिन को निकाला जाता है। जैसे ही जिन इसके शरीर में से निकला ना, पारुल के शरीर में से निकला, पारुल एकदम नॉर्मल हो गई, अच्छे से वो बिहेव करती है। उस दिन के बाद पारुल के ऊपर इस जिन का कोई अधिकार नहीं रहा। पारुल एकदम अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रही है। आज जो पारुल है वो शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि ये तो अच्छी बात है कि पारुल को सही टाइम पर एक
सही व्यक्ति मिला जो उसके अंदर से जिन निकाल पाया। लेकिन आजकल तो लोगों ने क्या करके रखा है कि भूत प्रेत निकालने की दुकानें खोल के रखी हुई है, बस लोगों से पैसा ठगते रहते हैं। तो सही व्यक्ति का होना सही टाइम पर बहुत ज़रूरी है। वैसे भी अगर किसी के साथ ऐसा हादसा होता है ना, तो उसको शर्माना नहीं चाहिए, उसको अपने परिवार वालों के साथ ये बात शेयर करनी चाहिए कि मेरे साथ अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। क्योंकि जो परिवार वाले होते हैं, जो आपके अपने खास जो होते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, वही आपको ये सारी मुसीबतों से निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।